नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते, इससे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना वायरस के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया कैग नियुक्त किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे। राजीव महर्षि को साल 2017 में कैग नियुक्त किया गया था। उनका कार्यालय 3 साल का रहा। जीसी मुर्मू राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं। 60 साल के गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है। वो गुजरात कैडर के अफसर हैं। जीसी मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने बुधवार को इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यालय 9 महीने का रहा। जिसकी गिरीश चंद्र मुर्मू ओडिशा के सूरजगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से एमबीए की पढ़ाई की। जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल बनने से पहले जीसी मुर्मू वित्त विभाग में व्यय विभाग के सचिव थे। दिल्ली में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। पीड़ित बच्ची इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। एम्स के डॉक्टर्स उसे बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस दरिंदे ने बच्ची से जिस्म को किसी तेजधार हथियार से हमला कर जख्मों से भर दिया था। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं जॉइंट सीपी शालिनी सिंह ने बताया कि बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है। वो साल 2006 में हत्या की एक वारदात को अंजाम दे चुका है। साथ ही वो लूटपाट भी करता है। उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज है। जेसीपी के मुताबिक पीड़ित बच्ची ने उसे लूटपाट करते देख लिया था, इसलिए उस दरिंदे ने बच्ची के साथ ये हैवानियत की। वहीं इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले की निंदा की। सीएम केजरीवाल खुद एम्स अस्पताल गए और पीड़ित बच्ची से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित बच्ची के परिवार को 10 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर है, बेहोशी की हालत में है, सर्जरी की गई है। इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई और ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में एफआईआर दर्ज की, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच के लिए सीबीआई ने एसआईटी का गठन किया है। इस टीम को गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर हैंडल कर रहे हैं। सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया ने उसकी प्रॉपर्टी और सुशांत संग लेन देन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं बता दें कि सुशांत मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी के अधिकारियों ने मुंबई आने पर जबरन क्वारंटीन कर लिया था। बीएमसी के इस कदम की काफी आलोचना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि इससे गलत संदेश गया है। बिहार के डीजीपी ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। गुरुवार को मुंबई आई पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम बिहार लौट गई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी को आरोपी बताया है। केंद्रीय जांच
एजेंसी ने आईपीसी की धारा 306, 441, 342, 420, 406 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच इन्हीं 6 आरोपियों के इर्द गिर्द घूमेगी। वहीं बता दें कि मेरे डैड की मारुति से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही हैं। उन पर सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने, पैसों की हेराफेरी, आपराधिक साजिश का आरोप है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ईडी ने भी समन जारी किया है। शोभिक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के भाई है। वो सुशांत के साथ 3 कंपनियों के डायरेक्टर भी रहे हैं। शोभिक चक्रवर्ती का अक्सर सुशांत के घर आना जाना होता था। उनकी और सुशांत की कई तस्वीरें भी साथ में हैं। सुशांत की मौत के बाद शोभिक ने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सुशांत से क्या क्या सीख रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार बना रहेगा। सीबीआई की एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का भी नाम आया है। सैमुअल मिरांडा ने से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने ही पिछले साल सैमुअल मिरांडा को सुशांत का मैनेजर नियुक्त किया था। एक दौर में वो सुशांत के करीबी लोगों में थे। जिस वक्त सुशांत का शव घर में मिला था उस दौरान सैमुअल मिरांडा, कुक केशव और नीरज के अलावा सिद्धार्थ पिठानी मौजूद थे। सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ और कुक ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सुशांत को मृत देखा था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर लगे करोड़ों का हेरफेर करने के गंभीर आरोपों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनसे पूछताछ की है। ईडी सुशांत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल की जांच कर रही है। रिया के नाम पर क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी जांच लगातार की जा रही है। रिया की एक प्रॉपर्टी मुंबई के खार में है जिसे उन्होंने 85 लाख रुपए में खरीदा था। 25 लाख रुपए बतौर डाउन पेमेंट दिए गए थे और 60 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया गया था। 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट रिया के नाम पर बुक किया गया था। ईडी पिछले दिनों खार वाली इस प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां जुटा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने में पैसों का किस तरह का लेन देन किया गया। बता दें कि सुशांत के पिता की ओर से रिया पर सुशांत के 15 करोड़ लेने का आरोप लगाने के बाद ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। खार वाली प्रॉपर्टी की कीमत 85 लाख है जिस पर करीब 60 लाख का लोन लिया गया है। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी रिया के पिता के नाम पर है जिसे उन्होंने साल 2012 में 60 लाख रुपए की रकम चुकाकर खरीदा। साल 2016 में पैराडाइज ग्रुप के बिल्डर ने इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन दे दिया। 1130 स्क्वायर फीट की ये प्रॉपर्टी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उल्वे में स्थित है। इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक रिया की नेट वर्थ पिछले कुल सालों में 10 लाख से 12 लाख और फिर 14 लाख हो गई थी। इतने कम नेटवर्थ के बावजूद रिया ने मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीद ली थी, एक अपने नाम पर और दूसरी अपने परिवार के सदस्य के नाम पर। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं है कि इस प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट किसने की थी। ईडी ने प्रॉपर्टी के कागज मांगे हैं जो कल मिल जाएंगे। ईडी ने रिया को मेल के जरिए समन भेजा है। उन्होंने शुक्रवार को पूछताछ के लिए आने को कहा गया है। हालांकि अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पिछले कुछ महीनों में कई कलाकारों ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी है। इस क्रम में अब भोजपुरी एक्टर अनुपमा पाठक के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि
सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर जान दे दी है। मुंबई के दहिसर में स्थित घर में उनकी बॉडी फंदे पर लटकती पाई गई 40 साल की अभिनेत्री की ओर से सुसाइड करने की खबर सभी के लिए एक शौक रही है। वो अपनी मौत से एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लाइव आई थी और अपने फैंस से रूबरू हुई थी। वहीं अपने फेसबुक लाइव में अनुपमा ने लोगों के सामने अपने दिल की बात कही थी। उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में कहा था कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह उन्हें धोखा दिया गया है। वहीं खबरों की माने तो अनुपमा के फ्लैट से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कदम उठाने के 2 कारण बताए हैं। उन्होंने इस सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर मलाड की विजडम प्रॉपर्टी कंपनी में 10,000 रुपए निवेश किए थे। कंपनी को मेरे पैसे दिसंबर 2019 में वापस करने थे। हालांकि कंपनी मेरे पैसे वापस करने में आनाकानी कर रही है। वहीं उन्होंने अपने सुसाइड नोट में मनीष झा का नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह मनीष झा ने लॉकडाउन में उनसे उनका 2 व्हीलर ले लिया था और बाद में इसे वापस करने से इनकार कर दिया था। अनुपमा ने कहा कि वो आम तौर पर फेसबुक लाइव नहीं आती हैं, लेकिन आज कुछ बातें शेयर करने आई हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी की मौत हो जाती है तो लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि अगर वो बताती तो कुछ हल निकल जाता, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, किसी की कोई दिक्कत हल नहीं करता है। अनुपमा ने कहा कि आप खुद कभी आजमा कर देख लीजिए, इस तरह का कदम इंसान तब उठाता है जब वो थक जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कश्मीर पर तुर्क के बयान पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि तुर्क पहले जमीनी स्थिति की उचित समझ हासिल करे, उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। बता दें कि तुर्क ने हाल ही में कहा था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करने से क्षेत्र में शांति में योगदान नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, पक्षपाती और अनुचित है। हम तुर्की की सरकार से आग्रह करेंगे कि वो जमीनी स्थिति की उचित समझ हासिल करे। तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। कश्मीर से धारा 370 हटने के 1 साल पूरे होने पर तुर्की ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद से क्षेत्र में स्थिति और जटिल हो गई है। 370 के हटने से वहां पर शांति नहीं आई है। बता दें कि तुर्की कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के समर्थन में बयान देता रहा है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान समकक्ष आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान से बात की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका देश कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की इससे पहले भी पाकिस्तान को इस तरह का आश्वासन दे चुका है। पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया था। भारत के इस फैसले का पाकिस्तान ने जमकर विरोध किया। पाकिस्तान ने दुनिया के कई देशों के सामने गुहार भी लगाई थी, लेकिन कहीं से भी उससे मदद नहीं मिली थी। पाकिस्तान ने स्वीकार भी किया था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया से मदद नहीं मिलने के बाद बौखलाहट में उसने इसी हफ्ते विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के कश्मीर, सियाचिन, लद्दाख और जूनागढ़ को उसने अपना बताया है। पड़ोसी देश श्रीलंका के संसदीय चुनाव की काउंटिंग के शुरुआती रुझान वहां की पीएम महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी SLPP को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष महिंद्रा राजपक्षे को फोन कर उनकी चुनावी जीत के लिए बधाई दी। फोन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने इस बारे में ट्वीट भी किया। वहीं महिंद्रा राजपक्षे ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जीत की बधाई देने के लिए धन्यवाद किया। अपने ट्वीट में महिंद्रा
ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपकी बधाई वाले फोन के लिए धन्यवाद। श्रीलंका के लोगों के मजबूत समर्थन के साथ हम दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को और आगे के लिए आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। श्रीलंका और भारत संबंधी और मित्र हैं। राजपक्षे के ट्वीट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ट्वीट पर भी उन्हें जीत की बधाई दी। राजपक्षे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री महिंदा पक्षे, आपसे बात करके खुशी हुई। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। हम द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने और अपने विशेष संबंधों को हमेशा नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मिलकर काम करेंगे। वहीं बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को राजधानी पटना में सिविल कोर्ट के जज हरीश चंद्र श्रीवास्तव की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज हरीश चंद्र श्रीवास्तव की तबीयत 2 दिन पहले बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और गुरुवार शाम को उन्हें अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बिहार में कोरोना की वजह से किसी जज की मौत का यह पहला मामला है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब हर रोज 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बीते दिनों की बात करें तो देश में एक दिन में 62,170 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 899 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसके अलावा देश में एक दिन में 50,141 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13,77,384 पहुंच गया है। हालांकि देशों में अभी भी 6,05,933 एक्टिव केस हैं। वहीं इसके अलावा अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में 11,514 नए केस सामने आए हैं, जबकि 316 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा एक दिन में 10,854 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 5,684 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 110 लोगों की मौत हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो गया है। वहीं इसी तरह आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 10,328 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 72 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल कोरोना केस 1,96,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। राज्य में 24 घंटे में 6,805 नए केस सामने आए हैं, जबकि 16 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब राज्य में 1,51,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। वहीं देश की राजधानी की बात करें तो एक दिन में यहां 1,299 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में इस समय 10,072 एक्टिव केस है, जबकि 1,26,116 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बीते दिन 4,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,000 के पार पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केस 41,000 से ज्यादा हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 2,954 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 61 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 2,078 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अब तक 83,800 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 58,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना की तो यहां 24 घंटे में 2,092 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह से राज्य में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 70,954 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीते दिन इलाज के दौरान 19 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है, जबकि 3,416 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है।
इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात करें तो असम में एक दिन में 2372 नए केस आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल केस 50,446 हैं, जबकि 14,429 एक्टिव केस हैं। वहीं देश के बाद अब विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक 1,82,70,000 से ज्यादा कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 7,11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है, जहां 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 1,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील का नंबर आता है और इसके बाद तीसरा स्थान भारत का है। ब्राजील में बीते दिन 54,685 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,322 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। इस मामले पर शुक्रवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। राहुल ने जब ये ट्वीट किया था तब देश में 10 लाख कोरोना केस का आंकड़ा पार हुआ था। अब राहुल की बात सही साबित हुई है। 8 अगस्त को ही कोरोना वायरस का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया। मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कंपनी के कोरोनिल ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने का पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसे संस्थान हैं जो लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिवादी उन संस्थाओं को ये जुर्माने की राशि दें। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल जारी है। वहीं रूस ने हाल ही में यह ऐलान किया था कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और वो अक्टूबर तक इस वैक्सीन का उत्पादन करना शुरू कर देगी, लेकिन WHO पहले ही रूस के वैक्सीन बनाने के इस दावे पर संदेह जता चुका है। एंथनी फाउसी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि दूसरों के लिए वैक्सीन का प्रबंध करने से पहले चीन और रूस अपने वैक्सीन का सही तरीके से टेस्ट कर रहे होंगे। दरअसल रूस ने ऐलान किया था कि गोमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से बनाई गई इस वैक्सीन को अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि दुनिया के कई देशों ने रूस को वैक्सीन बनाने की हड़बड़ाहट पर सवाल खड़े किए थे। विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की थी कि इस वैक्सीन की उत्पादन बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच अमेरिका ने कड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 45 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि टिकटॉक को चलाने वाली कंपनी बाइटडांस इसे 45 दिन में बेच दे, नहीं तो 45 दिन तक प्रतिबंध लगा रहेगा। अगर पहले बेची जाएगी तो बैन पहले हटा दिया जाएगा। वहीं ट्रंप की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि टिकटॉक ऑटोमेटिक यूजर्स की जानकारी जमा करता है। इसमें इंटरनेट और अन्य नेटवर्क की जानकारियां भी शामिल है, जैसे लोकेशन डाटा, ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री। ट्रंप ने कहा कि इस डेटा को जमा करना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका लोगों को धमका सकती है, इसका दुरुपयोग कर सकती है, जिसके लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि टिकटॉक
यूजर्स की जानकारी जमा करता है। इसमें इंटरनेट और अन्य नेटवर्क की जानकारी भी शामिल होती है, जैसे लोकेशन डाटा, ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री। इस डेटा को जमा कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकी लोगों को धमका सकती है और उसका दुरुपयोग कर सकती है। वहीं इसके साथ ही अमेरिका का ये भी दावा है कि चीन को ये फायदा हो सकता है कि वो हमारे फेडरल कर्मचारियों और ठेकेदारों की लोकेशन जान सकती है। चीन इस सोशल मीडिया ऐप के जरिए जमा किए गए पर्सनल डेटा से अमेरिका के किसी भी नागरिक बड़े अधिकारी को ब्लैकमेल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जरिए चीन अमेरिका के कॉरपोरेट धोखाधड़ी या नुकसान कर सकता है। एएनबी सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।